नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में। जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास और समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो बाल विकास समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम या फिर हो स्वीटेट। इन सभी परीक्षाओं में CDP का एक अलग सेक्शन होता है जिसमें लगभग 25 से 30 नंबर का बाल विकास पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे बाल विकास का 5th पार्ट, इससे पहले हमने 4 वीडियो और अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है। तो आपको पता होगा कि इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में, ठीक है, 1986 में आई थी। और इस 1986 के बाद से अब तक जो ये 2020 में आई है, 34 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। 34 वर्ष बाद दूसरी शिक्षा नीति आई है। 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उसका पैटर्न क्या था, 10+2+3 था, ठीक है। और जो 2020 में शिक्षा नीति सरकार लेके आई है, वो नरेंद्र मोदी सरकार जब लेके आई है तो वो वाला 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। और ये वाली शिक्षा नीति किसके समय में आई थी, तो ये वाली जो शिक्षा नीति है वो कांग्रेस के समय पे आई थी। किसके समय पे, कांग्रेस के समय पे। और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है। तो विद्यालय के संचालन के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है, विद्यालय संगठन भी आवश्यक होता है, विद्यालय प्रबंधन होता है आवश्यक, विद्यालय प्रशासन भी होता है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। विद्यालय संचालन के लिए उपरोक्त सभी बातें आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है, निम्न में से क्या समाहित किया गया है, ये हमें बताना है। तो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, बिल्कुल इसको शामिल किया गया है। हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। संविधिक दायित्व तो ये भी बताया जाता है, थोड़ा सा सिविक्स का पोर्शन होता है और EVS भी होती है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। 3 से 5 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। किस टाइप की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो औपचारिक नहीं होती, वो निरौपचारिक होती है, ठीक है। 3 से 5 साल के बच्चे कहाँ सीखते हैं, प्ले ग्रुप में सीखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में जाके सीखते हैं। तो इन सभी जगह पे वो खेल के माध्यम से सीखते हैं, तो वो निरौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। तो छात्रों को विद्यालय संबंधी जानकारी देना, गलत। नवीन विद्यालय में समायोजन की क्षमता विकसित करना, ये भी गलत है। और अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना, ये प्राथमिक उद्देश्य। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य, जो उद्दंड होते हैं बालक, उनको छोटा मोटा हल्का फुल्का दंड देकर उन पे समझाना चाहिए, उन पे बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें दूसरी टाइप से, ठीक है। छात्रों को स्कूली परंपरा का ज्ञान देना। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इससे पहला ऑप्शन लिखा है कि जैविक विकास का परिणाम है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है भाई, जैविक विकास का परिणाम भाषा नहीं होती है। उत्तम समस्या समाधान की दिशा, नहीं, भाषा के बारे में बात हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम, तो भाषा हम जानते हैं कि भाषा से हम अपने अनुभवों को प्रकट कर देते हैं, तो यही ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर C होगा। क्वेश्चन नंबर C का ऑप्शन होगा सही, जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि। कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि की बात करें तो वो जो होती है वो प्रजातांत्रिक उपागम होती है। पहला ही क्वेश्चन हमारा सही, पहला ही आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का A ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है।
समान शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है, इसमें बताना है आपको कौन सा तर्क दिया जाता है। तो छात्रों को आवश्यक ज्ञान उचित रूप से दिया जाए, ठीक है। फिर छात्रों को उसके चयनित कार्य के लिए तैयार किया जाए, और नागरिकता और सामाजिक कुशलता प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए, ठीक है। और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो सामान्य शिक्षा का अर्थ बताया मतलब कि उद्देश्य बताया गया है कि सामान्य शिक्षा को क्यों यूज़ किया गया है हमारे पाठ्यक्रम में, करिकुलम एक्टिविटीज़ में। और तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि भारतीय संस्कृति धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। यही क्वेश्चन, यही आंसर सीटेट ने माना हुआ है, भारतीय संस्कृति धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए, इस आंसर को सीटेट ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो एक अध्यापक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों का सामाजिक विकास करना और बच्चों को अनुशासित करना, ये सभी होता है। और छात्रों की संख्या में वृद्धि करना। अगर अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात की जाए तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि स्कूल से भागने वाले बालकों को आप कैसे रोकेंगे या क्या करेंगे उनके साथ, ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो अगर स्कूल से कोई बच्चा भाग रहा है तो उसको क्या करेंगे, समझा बुझा कर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसकी समस्या को आप जानेंगे नहीं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं। वो फिर एक बार भगाएंगे, मतलब एक बार बिठाएंगे फिर से भाग जाएगा। तो कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जाने से पहले हम लोग आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रखा गया है। तो साक्षात्कार विधि किसने दी थी, ये आज का क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए कि साक्षात्कार विधि किसने दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पर कि कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर कक्षा में मान लीजिए जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे हमारे जो कॉलेज था, स्कूल था, वो 6 to 8 जूनियर का था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टीचर थे। मतलब कि 6, 7 और 8 के लिए सिर्फ एक टीचर, वो भी कौन थे, प्रधानाध्यापक थे। ठीक है, तो ऐसी तो हमारी यूपी की व्यवस्था है। चलिए, और ये 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप। तो छुट्टी के लिए तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें जानते हैं कि बच्चे आए हैं तो उनको पढ़ाना ही चाहिए आपको। समायोजन करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर जैसे कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है या जिस स्कूल में आप जाते हैं वहाँ पे नहीं होता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि 6, 7 और 8 को तीनों को इकट्ठा, मतलब कि जितने भी, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 6, 7, 8 तीन क्लास है, तो आप तीनों को कुछ ना कुछ काम देकर एक ही कक्षा में समायोजन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि 6 वालों को 6 का थोड़ा सा बताएंगे, 7 का बताएंगे और 8 का बताएंगे। इन सभी को अलग अलग हिसाब से आप लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। तो हमारी राय में जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो क्या है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, नहीं तो हमारी पढ़ाई लिखाई फिर बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि विद्यालय में कक्षा प्रबंधन ठीक नहीं होना घातक है। ये पूछा गया है कि विद्यालय में कक्षा प्रबंधन ठीक नहीं होना घातक है, अ, ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक की अकुशलता का। अगर शिक्षक अकुशल होगा तभी विद्यालय में कक्षा प्रबंधन ठीक नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्न में से क्या है। तो शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे प्रोत्साहक उपाय जो हैं वो धन व प्रशंसा पत्र देना होता है, धन व प्रशंसा पत्र देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि तो शिक्षा का प्रमुख स्तर जो गिरने का प्रमुख कारण है, शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण गैर जिम्मेदार टीचर। कुछ ऐसे टीचर अब नियुक्त हो गए हैं, आपने देखा होगा अक्सर टीवी में दिखा देते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है और वो लोग शिक्षक बन गए हैं। तो ऐसी शिक्षक की वजह से शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य। अगर आप टीचिंग को चुनते हैं तो आपका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। तो अगर आप टीचिंग को चुनते हैं तो आपका व्यवसाय के रूप में, तो बिल्कुल अगर आप व्यवसाय के रूप में चुनेंगे तो जीविकोपार्जन तो होगा ही।
और ज्ञानार्जन करना तो हो नहीं सकता क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं, आप लोग व्यवसाय में हैं, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। जीविकोपार्जन कह सकते हैं, ये सही है, ये सेकेंडरी चीज़ है लेकिन, ठीक है, सेकेंडरी चीज़ है। और उसके बाद अगर व्यवसाय भावी पीढ़ी का निर्माण करना, बिल्कुल सही है कि अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आप लोग भावी पीढ़ी का निर्माण करेंगे, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे कि शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए क्योंकि। तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए क्योंकि छात्रों को नवीन ज्ञान दे सकें। अगर आप नए नए तरीक़ों से छात्रों को पढ़ाएंगे तो वो लोग जल्दी सीखेंगे और उनको रुचि भी होगी सीखने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसको किसने बताया था, मतलब ये किसका कथन है, ठीक है। ये आप लोग बताइए कि ये किसका कथन है कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, ठीक। चलिए, तो इसका जो इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षक, छात्र और सामाजिक परिवेश। वैसे इसका राइट आंसर ये नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु। त्रिकोणीय प्रक्रिया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर कि मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है। मातृभाषा शिक्षण में, मतलब मातृभाषा में अगर हम प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पढ़ाता है तो बेहतर क्यों होता है। तो ए ऑप्शन है कि बच्चों का आत्मविश्वास विकसित होता है। बिल्कुल, अगर आप उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, पढ़ाने में, सुनने में भी अच्छा लगेगा। अधिगम सरल हो जाता है, ये भी सही है कि बौद्धिक विकास में सहायक होती है। अब जो वो जानेगा, सुनेगा, आपकी बातों को समझ लेगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इससे पहले 4 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो उन 4 पार्ट्स को भी देख सकते हैं।